हम्म चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग। देखो अभी तक आपको हम करंट टॉपिक में कुछ टॉपिक पढ़ा चुके हैं कि करंट किसको कहते हैं, करंट कैसे बहता है और कब बहता है और क्यों बहता है। ठीक है, बैटरी का रोल उसमें क्या है। इसी तरह से आपको हम बता चुके। नेक्स्ट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, और कल लास्ट टॉपिक आपको दिखाए थे रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अब थोड़ा सा पहले से भी जानते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हुए चले। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस को पर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं। कल आपको हम लास्ट में लिखवाए थे, ये बता रहे थे कि रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, तो कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है, इसका एक्सप्लेनेशन आज करते हुए चले हम लोग। देखो कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बराबर का एक्सप्रेशन क्या आया था, जैसे रो एल बाई ए, और एक्सप्लेन कर गए तो दिस इज 2m n e स्क्वायर टाउ इनटू एल बाई ए, यही था रेसिस्टिविटी ना। दिस फैक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, रो एल बाई ए। क्या यहां तो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस रो एल बाई। तो रेजिस्टेंस तुम्हारे पास लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, डायमेंशन पर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी मिडल पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड कर रहा था, और टेम्परेचर पर। ठीक है, अब हम लोग उसी बात को डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखते चल जाओ। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी क्रॉसपॉन्डिंग रेजिस्टेंस अगर ये चेंज होता है अपने आप चेंज हो जाएगा। तो रेसिस्टिविटी या कंडक्टर किसी भी रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू है या रेजिस्टेंस का वैल्यू इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया गया है। रेसिस्टिविटी इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया गया। यहां पर टू तो फिक्स चीज है, एम क्या है, एम क्या था, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ मास में कोई अंतर नहीं पड़ा, मतलब ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट। ठीक, बस ई इसका है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। सो ये भी फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स, बचा केवल एन और टाउ। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में लगा हुआ इंटरवल रिलैक्स, वहां पर कोई तरह का उसको टेंशन नहीं है, वो रिलैक्सेशन टाइम। तो ये आपका स्पेक्ट्रम। तो अगर तुम्हारे पर टेम्परेचर पर देखते किसका इफेक्ट पड़ता है, टू पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं, एम पड़ेगा नहीं, ई पर पड़ा नहीं, बचा एन और टाउ पर। अगर एन और टाउ पर इफेक्ट पड़ता होगा तो इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो नहीं। तो सोचते क्या होगा, एकदम सोच से सोचो, खुद से सोचो। अड़ी बस टाउ क्या, रिलैक्सेशन टाइम। पहले टाउ के बारे में सोच बताते हैं। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, बस क्या इफेक्ट तुम सोचो कि रिलैक्सेशन क्या, दो लगातार कोलिजन के बीच का समय, क्या टेम्परेचर के कारण इसका कोई इफेक्ट पड़ता होगा। टाइम क्या, टक्कर का समय जो है वो कम बेसी हो सकता है कि नहीं हो सकता, सोचो। ठीक है, बस जैसे मान लो कहीं पर इलेक्ट्रॉन है, लैटिस इस तरह का सेट है, मान लो यहां तक, ये क्या है, इसके और इसके बीच के जाने का समय, टकराने के बीच का समय। ठीक, बस अगर इसका टकराने का समय क्या एकदम फिक्स चीज है या बदल सकता है, और ये स्वाभाविक है। अगर वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज कर जाए तो टकराने के जल्दी पहुंच जाएगा, जल्दी टक्कर मार देगा, और अगर स्पीड धीमा हो जाए तो टक्कर धीमा, समय लेट होगा। तो स्पीड किस पर डिपेंड करता है, तुम याद करते हो कि इलेक्ट्रॉन्स में एक थर्मल एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली मूव करता है उसका एक थर्मल एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी के कारण जो कि हीट पर डिपेंड कर रहा है, जो हीट पर डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, उसका थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा। थर्मल एनर्जी बढ़ गई, थर्मल एनर्जी हाफ के टी, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो था। तो हाफ के, उससे तुम्हारे पास क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे कि उसका थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा। थर्मल एनर्जी बढ़ गया तो स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम गया। अब सोचो टाइम कम जाएगा, टाइम कम जाएगा तो ये टाइम कमा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, स्वाभाविक है कि रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। ठीक, बस तुम देख सकते हो क्या हम बात कर रहे हैं, पहला कि रेजिस्टेंस जो है वो तुम्हारे पास टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, देखो फिर से, यहां पर ये सब कांस्टेंट है, दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, एन पर और टाउ पर, ये दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम एक गिवन कंडक्टर का बात कर रहे हैं, मतलब उसका डायमेंशन नहीं बदल रहा है कुछ, तब ये दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा। बढ़िया सुनो, फिर से कह रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा तो कोलिजन का संख्या बढ़ा, कोलिजन का टाइम इंटरवल कम गया, जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगा, और जल्दी कोलिजन हुआ तो रिलैक्सेशन टाइम कम गया, सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। कोई डाउट,
पहला चीज यही। दूसरा बता n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बस इकाई वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का संख्या, अंदाजा ना, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या 10⁻28 के रेंज में है, 10⁻28 नॉर्मल टेम्परेचर में भी। अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा भी दे, स्वाभाविक है कि n का वैल्यू बढ़ जाएगा। n बढ़ता है, ठीक, बस अगर n बढ़ गया तो तुम्हारा रेजिस्टेंस का मान कम गया। माने टेम्परेचर बढ़ाने के बाद n जो भी बढ़ा, ये देखो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला कम गया, इससे रेजिस्टेंस बढ़ा, ये वाला भी बढ़ता है, लेकिन रेजिस्टेंस तुम्हारे पास, रेजिस्टेंस इसमें कम ना चाहिए, दोनों अपोजिट बात हो रहा है। लेकिन इनका जो मान है वो एकदम सिग्निफिकेंट नेग्लिजिबल चेंज आता है, मतलब थोड़ा सा चेंज, पहले ही से उसके बाद बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर थोड़ा सा बढ़ेगा भी तो इतना कि आप उसको नोटिस करना नहीं किया जा सकता, मतलब नेग्लिजिबल चेंज आता है। तो रेजिस्टेंस में तुम्हारे पास क्या है, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम कम गया, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ गया। ये भी बढ़ा लेकिन चेंज काफी छोटा, मतलब ये नेग्लिजिबल। सो ओवरऑल दोनों को मिलाकर क्या हुआ, ये आपका नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। केवल कंडक्टर का अगर हम बात कर रहे हैं तो कंडक्टर में बात कर रहे हैं तो ये नेग्लिजिबल, और ये आपका इफेक्टिव, ये इफेक्टिव। सो क्या होगा, रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी जो है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बात फिर से समझो क्या हम बोले ओवरऑल। अभी तक हम 5 मिनट में क्या डिस्कस किए कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो तुम्हारे पास एन में भी बढ़ता है, टाउ भी तुम्हारे पास। देखो तुम्हारे रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू, जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो तुम्हारे पास क्या है, एन का मान जो होगा वो आपका बढ़ जाता है, लेकिन काफी छोटा, मतलब नेग्लिजिबल, नोटिस नहीं किया जा सकता, काम से खत्म। अब बचता है केवल ये वाला। अभी बस कंडक्टर का बात कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम में कमी, मतलब जल्दी नहीं कोलिजन हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम गया। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम गया तो स्वाभाविक है कि रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। अभी बात रिलैक्सेशन टाइम कम गया तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम इसका बात करें, सेमीकंडक्टर का बात कर दिया जाए, सेमीकंडक्टर का अभी बस, तो वहां पर देखो जब सेमीकंडक्टर का बात करते हैं तो वहां पर जो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाला काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो तुम्हारे पास एन का मान काफी बढ़ गया, इसलिए रेजिस्टेंस, ठीक है, और टाउ में कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है, नेग्लिजिबल, माने ये नेग्लिजिबल, जिससे एन काफी मात्रा में बढ़ गया, इसलिए रेजिस्टेंस का मान कम जाता है, सेमीकंडक्टर में कम जाता है। तुमने पढ़ा हुआ होगा टेम्परेचर का इफेक्ट तुम्हारा क्या है, सेमीकंडक्टर में सर डिस्क्राइब भी किए होंगे, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये सब याद है ना। ठीक है, बस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, जिससे कारण उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, रेजिस्टेंस कम, ठीक है। लेकिन इसमें तुम्हारे पास क्या है, किसी भी कंडक्टर का अगर हम बात कर ले तो कंडक्टर में तुम्हारे पास क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये आपका, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से तुम्हारे पास क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम कम, और रिलैक्सेशन टाइम कम गया तो रेजिस्टेंस का मान इंक्रीज। बोलो समझ में आ रहा बस? ठीक है, एक मिनट। ठीक, अब ये तो आपको समझ में आ गया हो कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर रेसिस्टिविटी तुम्हारे पास, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो, रेसिस्टिविटी बढ़ा तो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया। इतना बात समझ में आ गया, कैसे बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम कमने के बाद, कमने का मतलब मेन जवाब इतने ही। अब और इसी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या होगा। अगली बात, तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के आधार पर, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह पाया जाता है कि जो किसी भी कंडक्टर को टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसमें जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, जैसे मान लो किसी कोई रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर टी डिग्री पर उसका रेजिस्टेंस कितना था, आर नॉट, अगर टी से बढ़ाकर टी प्लस डी टी कर दिया जाए, डी टी, अड़ी बस तो रेजिस्टेंस आर प्लस आर नॉट प्लस डी आर हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया। अड़ी बस तो ये जो बढ़ोतरी होता है वो किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस तो ठीक है बढ़ा, लेकिन अब रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा, किस गुना में बढ़ेगा, किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल आधार पर यह डिस्कस हुआ कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। स्वाभाविक है, इनिशियल रेजिस्टेंस छोटा होगा तो चेंज भी छोटे ना आएगा, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस बड़ा रहेगा तो चेंज भी आपको बड़ा दिखेगा।
तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। साथ में टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा चेंज आपको उतना ही नोटिस होगा, छोटा सा चेंज होगा तो नहीं के बराबर दिखेगा। ठीक, बस अगर दोनों को मिलाएं तो डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। ठीक, बस, और ये प्रपोज साइन हटाओगे तो ये हो गया आर नॉट, अभी चांस इसमें कांस्टेंट भी जुड़ता है, अल्फा डेल्टा टी। ये प्रपोज साइन है, ये अल्फा है, अल्फा डेल्टा टी। ठीक, बस डी आर बराबर दिस इज आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये आपका नोट अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, थर्मल रेसिस्टिविटी, ये देखो इसका। अब इसका डी आर बराबर ये आपका आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे, ये आपका इनिशियल और ये आपका फाइनल, और इधर हो गया 0 से टी, माने 0 पर जिस समय टाइम का वैल्यू, ये टाइम है, ये सॉरी टेम्परेचर है, तो ये आपका कितना था शुरुआत में टी, और ये हो गया आपका टी प्लस डेल्टा टी। बताओ यहां तक ठीक है, टी प्लस डेल्टा टी। जिस समय टेम्परेचर टी था, रेजिस्टेंस कितना था आर नॉट, और जो टी प्लस डी टी टेम्परेचर था। ठीक, बस तो आपका क्या हो गया, जैसे आर कैपिटल टी कर देते हैं तो यहाँ भी आपका कैपिटल टी लिखा जाएगा, ये हो गया कैपिटल टी। ठीक है, बस तो आपका आ क्या गया, दिस इज आर, डी आर का हो गया आर, और ये हो गया दिस इज आर नॉट, और ये हो गया आर एफ। सो आर नॉट बाहर। ठीक है, जनरली अल्फा कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर कभी कोई कंपटीशन सब में अल्फा का वैल्यू वेरिएबल देगा, टाइम के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर वेरी कर सकता है हल्का फुल्का, तो वो रिलेशन यहाँ यूज करना, लेकिन जनरली आपका ये कांस्टेंट। सो अल्फा ये हो गया डी टी, और ये हो गया टी प्लस डी टी, ये हो गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, सो ये हो गया आर नॉट अल्फा और टी प्लस डी टी और माइनस टी, ये ऐसा ऐसा कैंसिल, सो आर एफ माइनस आर नॉट, सो आर नॉट अल्फा डी टी, आर फाइनल उधर ले गए, आर नॉट कॉमन, दिस इज 1 प्लस अल्फा डी टी। सो ये रेजिस्टेंस। सिमिलरली रेसिस्टिविटी के बारे में भी यही कहा जा सकता है, सिमिलरली रेसिस्टिविटी भी तुम्हारे पास, वास्तव में रेसिस्टिविटी ही ना चेंज हुआ, सो रेसिस्टिविटी बराबर जैसे आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर के साथ वेरिएशंस। बोलो क्या याद है, ठीक है। तो ये कोई भी टेम्परेचर, ओवरऑल डिस्कशन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका कंडक्टिविटी, ठीक है, उसका रेसिस्टिविटी क्रॉसपॉन्डिंग रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। कितना से बढ़ता है, तो इस रिलेशन से। आर नॉट क्या है, इनिशियल, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सो ये आपका रेशियोस। बताइए यहां तक बात ठीक है। तो ये टॉपिक आप आसानी से यहां से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बस अल्फा का वैल्यूज देखो, कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया है, सेमीकंडक्टर में कम गया, और एलवाई होता है जो, उसमें तुम्हारे पास क्या है, जीरो, चेंज नहीं आता है। तो हम अगर वैल्यू ऑफ अल्फा का बात करें, वैल्यू ऑफ अल्फा, कि अल्फा का वैल्यू किस प्रकार से वेरी करता है, तो देखिए अड़ेगा वैल्यू ऑफ अल्फा का अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट हमारे पास क्या पड़ेगा, तो फॉर कंडक्टर का बात करें तो अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है, बढ़ाने से बढ़ता है। फॉर सेमी कंडक्टर का अगर बात किया जाए, अड़ेगा सेमी कंडक्टर का, तो अल्फा का वैल्यू निगेटिव, और फॉर एलवाई है ना, मिश्र धातु जिसको कह सकते हैं जिसपे कोई चेंज नहीं आता है, तो अल्फा का वैल्यू 0। सो ये आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, का इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बोलो समझ में आ गया बस, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग के पास आता है, अड़ेगा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेल ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। देखो सेल ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, जैसे हमने बात की कि सेल का बात करते हुए ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज को डिस्क्राइब करते हुए चल रहा है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हुए चले। बताओ सेल क्या होता है, सेल तुम्हारे पास क्या है, तो हम लोग सेल की बात करेंगे। सेल इज द डिवाइस विच प्रोड्यूस ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, which produce a constant potential difference between 2 points, between 2 terminals, ठीक है, of any circuit, between 2 points of any circuit, किसी सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस करने वाला डिवाइस को हम लोग कह सकते हैं सेल।
ठीक है बात। देखो सेल कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, पहले भी हमने डिस्क्राइब किया कि सेल कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, केवल एक एनर्जी है जो डिफरेंट सर्किट के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो ऐसा काम बस एनर्जी को प्रोवाइड करना है, वो कोई चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, चार्ज प्रोड्यूस किया भी नहीं जा सकता, चार्ज कर भी नहीं सकता, वो केवल उसको एनर्जी सप्लाई किया गया जिसके मदद से वो इलेक्ट्रॉन और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है और जिसके कारण वो सर्किट में बहता है। जैसे आपको हम पहला दिन में डिस्कस किए कि देखो ऐसा है वास्तव में, यहाँ पर ये रिजल्ट, ठीक बस ये चीज तुम्हारे पास देखो ऐसा। तो क्या होता है कि जब भी हम स्विच ऑन किए, जब सर्किट को स्विच ऑन किए, तो यहाँ पर कंडक्टर के अक्रॉस, लास्ट में आपको दिखा भी थे कि देखो कंडक्टर में जो पॉजिट्रॉन होता है, ठीक बस पॉजिट्रॉन हुआ वो यहाँ से पहुंचा, ये से इन पर पहुंचा, ठीक बस यहाँ पर पहुंचा, धीरे धीरे उसका एनर्जी क्या हो गया, डाउन, ठीक है, धीरे धीरे एनर्जी डाउन। ये इलेक्ट्रॉन्स, वो जो पॉजिट्रॉन है वो इस कंडक्टर के पास, बैटरी के पास पहुंचा, बैटरी उसको फिर से रिचार्ज कर दिया, ठीक है, मैंने एनर्जी से भरपूर कर दिया, पैकेट ऑफ एनर्जी उसको दे दिया, और वो एनर्जी को लेकर यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचते हुए फिर कंडक्टर के अंदर घुसा, तो वो धीरे 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 अपना एनर्जी को लॉस कर जाता है, ठीक बस, और वो एनर्जी, ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी पूरा लॉस हो जाता है, फिर इस बैटरी पर पहुंचा, एनर्जी बैटरी उसको फिर से एनर्जी भर दिया, और फिर ये रोटेशन करते रहता है, माना बैटरी के कारण ही दोबारा सेल बहते रहता है, ठीक है। बैटरी कोई जस्ट सोर्स ऑफ माने एनर्जी है, चार्ज कैरियर, माने चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, ये पहला चीज, ठीक बस। दूसरा कि ये दो पॉइंट के बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, ये दो पॉइंट्स के बीच में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता होगा, तो इस ये अंदर का केमिकल रिएक्शंस का बात करते हुए, हम इसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहे, लेकिन आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये अंदर में जो सेल के बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बात करते हुए, तो उसमें तुम्हारे पास क्या होता है, एक सिस्टम होता है, जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, कॉपर सल्फेट हो गया या सिल्वर नाइट्रेट हो गया, दो इलेक्ट्रोड्स होता है, ठीक बस, अंदर में केमिकल रिएक्शन होता रहता है। उस केमिकल रिएक्शन के कारण, केमिकल रिएक्शंस जो होता है, जो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के कारण दो एंड्स पर वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, मतलब अंदर का जो केमिकल रिएक्शन है वो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन थका हारा इसके अंदर गुजरता है, तो अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, अंदर में जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसके फलस्वरूप उसको एनर्जी मिलता है और वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर पा रहा है, ठीक बस। तो ये सिस्टम बात करें, ये सेल। अब जब भी कोई सेल में, जैसे सेल का बात कर रहे हैं, तो सेल का काम क्या है कि अंदर में केमिकल रिएक्शन के कारण वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट माने एक बैटरी मेंटेन कर सकता है, जितना वो मेंटेन कर सकता है, ठीक बस, उसको कह सकते हैं ईएमएफ, लेकिन तब जब वो ओपन सर्किट में हो, वो कहलाता है ईएमएफ का जब वो ओपन सर्किट में, माने एक बैटरी आप प्रोड्यूस किया जाए, उसको सर्किट में जोड़ा नहीं जाए, अरे बस एक बैटरी है, जैसे आप तुम 12 वोल्ट का एक बैटरी लाते हो, तो बैटरी का जो दो एंड्स है, दोनों के बीच में जितना मैक्स पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अंदर में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके कारण जो दोनों एंड पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जा सकता है, या जितना वो प्रोड्यूस कर सकता है, जितना वो बना सकता है, वो आपका कहलाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। फोर्स नाम है लेकिन फोर्स है नहीं है, ये जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तुम्हारे पास ईएमएफ क्या है, तो potential difference produced across the cell in open circuit, in open circuit। देखो जैसे कोई बैटरी है, ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट करने का मतलब अभी ये किसी सर्किट में ज्वाइन नहीं किया गया है, तो इन दोनों एंड्स के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक बस, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक बस, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, ये कहलाता है ईएमएफ। बैटरी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो दो एंड के पीछे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, लेकिन जब तक उसको सर्किट में नहीं जोड़ा जाए, ठीक बात, तब उस समय में जितना वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा, उसको हम लोग कह सकते हैं ईएमएफ। तो ये हो गया, और डेफिनेशन ये दिया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल ऑफ सर्किट अलोंग द ends of the cell when it is placed in open circuit, in open circuit मतलब जब ये सर्किट से कनेक्ट नहीं किया गया है, अरे बस। लेकिन जब तुम इसको सर्किट में कनेक्ट कर दोगे ना,
जैसे तुम सर्किट में कर, जैसे 1.5 वोल्ट का बैटरी लो और घर में जोड़ो कि हमको 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट चाहिए। जब तुम उसको देखोगे तो वो 1.5 वोल्ट का एनर्जी सप्लाई नहीं करता, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सप्लाई करता। मतलब क्या हुआ? क्या वो ऐसा होता होगा? क्या हुआ? कंपनी झूठ बोल रहा है? क्या वो जो कंपनी है वो लिखा हुआ झूठ बोल रहा है? मतलब ऐसा संभव नहीं है। नहीं, वास्तव में ऐसा संभव है। ठीक, बस वास्तव में ये संभव। तुम देखो जैसे कि कार बाइक में लिखा रहा है कितना है, मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर चल सकता है, मैक्सिमम स्पीड 180 तक चल सकता है। लेकिन तुम उसको चलाने की कोशिश करो, फुल स्पीड चलाओ, तो पूरा एक्सीलरेटर देते चल जाओ, तो भी कभी भी वो 180 नहीं पकड़ेगा, 140-45 से ज्यादा उन्हें ले जाएगा। आखिर क्या हुआ? क्या कंपनी झूठ बोल रहा है? क्या कंपनी झूठ बोल रहा है उस समय? नहीं, वास्तव में वो झूठ भी नहीं बोल रहा। हुआ क्या? वो उस समय का माइलेज है जब उसको रोड पर नहीं चलाया गया, जस्ट इंजन को घुमाया गया है, जब उसमें कोई चक्का नहीं, कोई बॉल बेरिंग नहीं लगा हुआ है, तब। वास्तव में क्या है कि जब भी साइकिल या चक्का घूमना शुरू होता है तो उसमें रेजिस्टेंस आता है, उसमें फ्रिक्शन आता है। ठीक है, उस फ्रिक्शन के कारण वो आपको अपना मैक्सिमम इफिशियंसी नहीं दे सकता है। ठीक है, यही बात इसमें भी है कि सर्किट में जैसा बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ कितना होता है? 1.5 वोल्ट दे रहा है, लेकिन जब उसको जोड़ोगे तो 1.1 वोल्ट दे रहा है, 1.2 वोल्ट दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं। कारण, अब ये कारण क्या है? ठीक, बस तो उसके कारण है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के अंदर ही एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी के अंदर ही उसका एक छोटा सा दुश्मन छुपा हुआ है जो उसके पावर को कम कर रहा है। अरे बस, बैटरी जो कंपनी बनाया वो ठीक है 1.5 वोल्ट का था, सही भी है कि दोनों इनके बीच 1.5 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा हो केमिकल रिएक्शन के कारण। लेकिन जब सर्किट में करंट बहने लगता है तो बैटरी के अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वही उसके रास्ता में रुकावट बन जाता है और एक छोटा सा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, करंट को बहने से रोकता है, जिसके कारण उसमें बहता हुआ जो करंट है वो एक्चुअल पर जो जो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ कम, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ कम। ठीक है, ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको सर्किट के दम में मिलेगा उसको हम लोग कह सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज। वो टर्मिनल वोल्टेज देखो, जैसे कि अगर मान लो कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, देखिए ये आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, अरे बस ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अब एक बैटरी में भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका यहाँ पर नहीं, कुछ बाहर शो करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। अरे बस ये बैटरी का ईएमएफ है ई, ये बैटरी का ईएमएफ है ई। ठीक है, ये आपका कैपिटल आर रेजिस्टेंस, ये ऐसा, ये एक स्विच है। अरे बस जब सर्किट को स्विच ऑफ रखा जाए, मतलब ओपन सर्किट बनाया जाए, उस समय अगर इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस नापोगे तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, वो ईएमएफ के बराबर आता है। लेकिन जैसे तुम स्विच ऑन कर दोगे तो सर्किट में करंट बहना शुरू होता है और करंट, ये जो करंट जो बह रहा है, ठीक है, वो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को भी पार करना पड़ता है और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को पार करने में उसका कुछ एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस लॉस कर जाता है। ठीक है, पोटेंशियल लॉस कर जाता है, जिसके कारण जो इन पर पोटेंशियल है वो एक्चुअल पोटेंशियल के कारण से कम जाता है और जो एक्चुअल पोटेंशियल आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक, बस एक बैटरी आइसोलेटेड फॉर्म में, सर्किट ज्वाइन नहीं है, उस समय जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन पर मिला दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। लेकिन अगर सर्किट में ज्वाइन कर दिया जाए तो उस समय जितना आपको वोल्टेज मिलेगा उसको हम लोग कह सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अरे बस मान लो सर्किट में बह रहा है करंट आई, तो ओम्स लॉ लगा के आप इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, निकालने आता होगा ना। अगर हम ओम्स लॉ लगाए तो क्या होगा, वीएम, यहां से देखो वीएम यहां से पार किए, बैटरी के प्लस से घुस रहा है तो माइनस ई। ठीक है, बस रेजिस्टेंस करंट की दिशा में पार कर रहा है, सो दिस इज प्लस आई आर। अड़ेगा रेजिस्टेंस तुम्हारे पास देखो यहां से शुरू किए, अगर हम बैटरी के प्लस से घुस रहे हैं, अड़ेगा प्लस से घुस रहे हैं तो माइनस ई, और ये करंट के अपोजिट दिशा में हम पार कर रहे हैं इसलिए प्लस आई आर, सेम दिशा में पार करें तो माइनस आई आर और प्लस आई आर, और दैट इज एन। अगर हम एक तरफ ले आए तो वी एम माइनस वी एन, वी एम माइनस वी एन बराबर क्या हो गया, दिस इज ई माइनस आई आर। सो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आता है, ई माइनस आई आर, इसी को जनरली वी से नोट किया जाता है, सो ई माइनस आई आर। सो कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, देखो ये थोड़ा सा कम, रियल पोटेंशियल के बारे जो इतना पोटेंशियल डिफरेंस देना चाहिए बैटरी को उससे वो कम। क्या यहाँ तक बात ठीक है, समझ में आ रहा है बस।
तो ये आपका क्लास देखो, ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, और सर्किट ज्वाइन करने पर इंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, बस आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि हमेशा टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो एक्चुअल वोल्टेज से कम। लेकिन इसी में एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि क्या किसी सेल या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? क्या किसी सेल या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? तो हो सकता है। सिंपल चार्ज डेनियल सेल का नहीं, या तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नहीं, लेकिन अगर चार्जेबल सेल का बात किया जाए जो चार्ज हो सकता है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, वो ईएमएफ के तुलना में ज्यादा हो सकता है। देखना चाहोगे कैसे? देखो, जैसे कि अगर मान लो कोई एक सेल है, ठीक, बस कोई एक सेल है, एक रेजिस्टेंस और एक बड़ा सा सेल लगा दिए, ठीक, बस अब यहाँ पर करंट इस दिशा में बह रहा है, ठीक, बस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R, ठीक है। अगर अब आप इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो परिणाम क्या होगा? अगर आप इस पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करो तो निकाल के देखो तो क्या होगा। ओम तो लगाते हैं तो वीएम बैटरी के इससे पार कर रहा है, सो दिस इज ई, ठीक, बस अब करंट की दिशा में पार कर रहा है तो माइनस IR, और ये हो गया VN, सो VM माइनस VN इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज E प्लस IR। लेकिन ये केवल चार्जेबल सेल के केस में, अगर चार्जिंग का सिचुएशन है तब, नहीं तो ऑर्डिनरी सिचुएशन में टर्मिनल वोल्टेज हमेशा जो होगा वो एक्चुअल वोल्टेज से बने ईएमएफ के तुलना में कम। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गया होगा? बस ठीक है, तो ये आपका था सेल ईएमएफ। और देखो अभी तक आपको हम दो टॉपिक पढ़ा दिए। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस किए कि टेम्परेचर पर क्या क्या इफेक्ट होगा, जो आसानी से आप समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ओवरऑल क्या है। मतलब आज का क्लास का हम खत्म करने जा रहे हैं, तो अब हम लोग अब सीखे क्या पूरा क्लास में, पूरा मतलब समरी के रूप में आया क्या, हुआ क्या कि जैसे कि हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो आपका रिलैक्सेशन टाइम कम गया, रिलैक्सेशन टाइम कम गया तो जिससे रेसिस्टिविटी करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया। ये आज का पहला कंसेप्ट। ठीक, बस तो एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आर फाइनल बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक, बस इसमें बेस्ट छोटा न्यूमेरिकल्स होगा वो अपना बनाना, आपको भेजेंगे उससे अपना न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। ठीक है, दूसरा आपको हम पढ़े कि कोई भी बैटरी, तो बैटरी के बारे में, तो बैटरी का मतलब पहले ही पढ़ चुके थे, एक बार फिर से याद दिलाएं कि बैटरी का काम क्या है। तो बैटरी कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, बैटरी ऑलवेज प्रोड्यूसेस, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी देता है सर्किट को, डिफरेंट सर्किट को, जैसे कैपेसिटर होगा या रेजिस्टेंस होगा या तुम्हारे पास चार्ज कैरियर, उसको एनर्जी दिया जिसके साथ सर्किट काम कर पा रहा है। ठीक, बस वो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन उसके पास रोटेट करता हुआ पहुंचता है, वो इसको एनर्जी देता है, वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन गया कंडक्टर में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दिया, जो कि लाइट के रूप में प्रोड्यूस होता है, और वो वापस उसके पास आ गया, जिससे सर्किट में घूमते रहता है। इसी कारण इसका मेन काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना दो इंड के बीच में। कैसे प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप, अंदर में चार्ज का एक्युमुलेशन होता है, जिसके कारण वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर पाता है। क्या है, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है और जो ईएमएफ होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल में, दोनों में क्या रिलेशन है, इसको हम एक्सप्रेशन के द्वारा दिखा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में आओ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आइए, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ, जोड़ना। दो रेजिस्टेंस को हम कितना तरीका से जोड़ सकते हैं, यही टॉपिक हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, बस कोई भी रेजिस्टेंस को हम कितना तरीका से जोड़ सकते हैं, तो इसी को हम लोग डिस्कस करते हुए चले। तो देखो, कोई भी कॉम्बिनेशन में आप बहुत अच्छे से परिचित है, कॉम्बिनेशन किस तरह का हो सकता है। दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अलग, क्या आप इसको समझ में आता है आपको, सीरीज किसको कहते हैं और पैरेलल किसको कहते हैं। ठीक है, सीरीज और पैरेलल तो आप 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं आने का बात ही क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है,
अड़ी बस जहां सीरीज कॉम्बिनेशन किसी स्टूडेंट को बोलते ये बना कर देगा, ये वाला चीज गलत नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं बना दिया जाएगा। पैरल मतलब दिमाग में यह आ ही जाता है कि यही तो पैरल का सिचुएशन है, ठीक बस। लेकिन अब थोड़ा सा और एक्यूरेट जानने की कोशिश करते हुए चले। पहचाने तो फिगर देगा, लेकिन कभी कभी फिगर घुमा के कर दिया जाए या कॉम्प्लेक्स दिया जाए तो पहचाने में दिक्कत आता है। तो डिफिनेशन को क्लियर करो। अगर जितना भी रेजिस्टेंस है, जो भी रेजिस्टेंस सीरीज में का हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर उसके इंड पर पोटेंशियल का पेयर, पोटेंशियल का जो पेयर है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहा है, पोटेंशियल का पेयर अगर इंड पर सेम हो जाए तो दैट इज इन पैरेलल, अगर अलग अलग हो जाए तो पोटेंशियल दैट इज इन सीरीज, ठीक बस। जैसे ये पोटेंशियल का देखो, ये वी ए, ये वी बी, ये वी बी और ये हो गया वी सी, अटेगा वी सी और वी डी। पहला का पोटेंशियल पेयर कौन हुआ, वी ए वी बी, दूसरा क्या हो गया वी बी और वी सी, तीसरा क्या हो गया वी सी और वी डी। तो ये तीनों पेयर अलग अलग हो गया, अटेगा बस तीनों का पेयर अलग अलग हो गया, सो दिस इज इन सीरीज। लेकिन एक सिचुएशन को एक बार देखो, इस सिचुएशन को एक बार देखा जाए। अगर तुम्हारे पास इसका इंड पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है, ठीक है, तो इसको देखो, इसका इंड पर कितना बोलेंगे भी ए बी बी, इसके भी और बी बी और भी और बी बी, सो दिस इज इन पैरेलल। तो एकदम दिमाग में इस बात को सेटअप कर लो कि अगर तुम्हारे पास इंड पर पोटेंशियल का पेयर सेम है तो दैट इज इन पैरेलल, अगर डिफरेंट है तो दैट इज इन सीरीज, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, डिराइवेशन आप 12 में कर चुके हैं। आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ठीक बस। और इसमें क्या होता है 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर दिस इज 1 बाय R1, 1 बाय R2 और 1 बाय R3 एंड सो ऑन। तो ये आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका बेसिक क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक बस। हम आपको पहले दिन में, और कोई मेरे पास स्टार्ट नहीं, पहले दिन में आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको सवाल हम भेज रहे हैं, आप उसको जरूर बना दीजिएगा, ठीक बस। देखो टॉपिक को अभी लोड का बात ही नहीं है, एकदम महसूस करो कि आपको करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, पूरी तरह से लगे रहिए और लग जाइए, ठीक है। थैंक यू।